कोविड से काफी सारी लाइफ्स में काफी इफेक्ट हुए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमने दोनों तरीके की चीजें सीखी। बट हम अपनी लाइफ्स में जब इतना इन्वॉल्व थे, तब वो लोग भी थे जो बाहर हम जैसे लोगों की काफी मदद कर रहे थे, अपनी फैमिली को भी देख रहे थे और दूसरे समाज के लोगों को भी देख रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, जिसे हम एनजीओज कहते हैं, जो एक संस्थाएं होती हैं काफी, जो बाहर निकल के हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की मदद करती हैं। आज के जो हमारी गेस्ट हैं वंदना सिंह, वो एक रेड क्रॉस मेंबर रही हैं, ऑफिसर रही हैं। उन्होंने काफी कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं अपने टाइम में और एक 16 ईयर की बहुत लंबी जर्नी उन्होंने निकाली है। तो आज उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहता है एक वो लाइफ जीना, और फिर जब हमारी लाइफ में कोविड ने हिट किया और उसके बाद जो चेंजेस आए उसमें इन्वॉल्व होना और उसकी पहले की लाइफ के डिफरेंसेस, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप और किसे देखना चाहते हैं हमारे साथ, जिन्हें हम कवर करें आपके लिए। थैंक यू। हेलो वंदना जी, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। थैंक यू। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, और जैसे कि आपकी फील्ड है जो मुझे बहुत सारी पता चली हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। एंड आई गेस मेरी ऑडियंस को कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट और नया सीखने के लिए मिलेगा और वो मोटिवेट होंगे बिल्कुल। जैसा मैंने आपका सरनेम देखा वंदना सिंह, तो सिंह सुनते ही साथ सबसे पहले वो दो चीज माइंड में आती है कि या तो एक तो बिहार आता है या तो दूसरा हमारे माइंड में आता है राजपूत। तो आई गेस आप बिहार से बिलोंग करते हैं। जी, दोनों ही बातें आपकी जो है सही है, बिहार से भी और राजपूत भी। तो वो चीज रहती है। जैसा कि मैंने आपकी डिटेल्स मैं जितना जानती हूँ और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो आप एनजीओज में काफ़ी रही। हाँ बिल्कुल। और वो एक आपका एक मतलब फील्ड रहा है जिसमें आपने बहुत सारी जगहों पे हेल्प करी है। आपने अर्थक्वेक नेपाल में, वहाँ पे आप रही हैं। आप रेड क्रॉस की मेंबर रही हैं आई गेस। जी, एक्चुअली रेड क्रॉस जो है वर्ल्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें मैं कुल 16 साल तक एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर इंचार्ज के पद में रही हूँ। बिहार में कुल 38 जिले थे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सुनते ही वो आता है, एक डिजास्टर में कई सेगमेंट होते हैं काम के। तो मेरा जो सेक्टर था वो रिलीफ का था, मतलब इमीडिएट रिस्पांस का। कुछ हुआ तो हमें तुरंत रिस्पांस करना है। उसी चक्कर में इंटरनेशनली भी मैंने मूव किया, लाइक श्रीलंका फ्लड हो, फिर पाकिस्तान में भी हमें जाने का मौका मिल रहा था, बट पाकिस्तान की सरकार ने जब वीजा एक्सेप्ट नहीं किया तो हम नहीं जा सके, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो इस तरह का कार्य रहा और बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है। और रेड क्रॉस जो है ऑक्सिलरी टू गवर्नमेंट है, वेरी न्यूट्रल। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि वेदर इज रिक्शा पुलर और वेदर ही इज एमएलए। ह्यूमैनिटी, सर्व फॉर ह्यूमैनिटी। तो हम बस मानवता की सतत सेवा, इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग कहें, उसके लिए काम करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मैं रेड क्रॉस में स्कूल लाइफ से वॉलंटियर थी, कॉलेज में गई तब भी वॉलंटियर रही अपने दोस्तों के साथ, और फिर उसी में मुझे परमानेंट जॉब भी मिल गया। तो ये रेड क्रॉस रहा और रेड क्रॉस की मेरी शॉर्ट जर्नी रही। ओके, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में ऐसा माना जाता है कि फीमेल डोमिनेटिंग एक कल्चर ऐसा रहा है वहाँ की, मतलब बेटियों को बहुत ज़्यादा आगे आने नहीं देते, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा है? नहीं, आई थिंक सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है तेज़ी से। और बिहार हो या हिंदी राज्य हो, यहाँ चूँकि आपका एक चैनल है शिवानी, जिसलिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, एक बड़ा ही मिसकम्युनिकेशन मीडिया की तरफ से है। मीडिया जो हाइप करके बिहार या यूपी को दिखाती है, एक्चुअल बिहार वैसा है नहीं, एक्चुअल यूपी भी वैसा नहीं है। वहाँ मुझे लगता है 2005 में नीतीश जी बने थे मुख्यमंत्री। मैं उसमें एनवाईके की वॉलंटियर की हैसियत से काम कर रही थी और उन्हें बहुत चेंजेस किए। तो बेटियां पढ़ने लगी और मेरे घर में मुझे पढ़ाई को लेके तो कभी कुछ नहीं कहा गया। इस मामले में मेरे पापा बहुत अच्छे रहे, मेरी माँ भी बहुत अच्छी रही, पूरी फैमिली। और खुद मैं थोड़ी सी, क्या कह सकते हैं, बचपन से वो कहते थे ना हम लोग पहले कि ये तो नानी अम्मा है, तो कुछ ऐसा इनबिल्ड करके भगवान ने भेजा था कि मेरा गोल क्लियर था कि मुझे जॉब करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो मैं अट्रैक्ट थी और मैं बुक्स पढ़ती थी।
तो अपनी बात घर में रखना मुझे अच्छी तरह से आता था। मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने साथ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो मुझे कभी कोई हमारे घर में कोई दबाव नहीं महसूस किया, जो एज सच बिहार के लिए कहते हैं। फ्रैंकली बताओ, बीइंग अ राजपूत फैमिली, लेकिन हमारे घर में नहीं था। हमारा बड़ा भाई भी है जो 7 साल 8 साल हमसे बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पिकनिक नहीं जा सकते, हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए पूरी फ्रीडम थी, आप कुछ करो, अच्छा करो, ये पूरा फ्रीडम था। हाँ, लेकिन वो मोटिवेशन की बात जो आज के जनरेशन से कंपेयर करोगे तो हमारे 80s और 90s बॉर्न के जो थे हम लोग, मोटिवेशन नहीं मिलता था। तो मुझे भी मोटिवेशन घर से नहीं मिला कि मुझे मेडिकल करना है। तो वो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन था। वो डिस्करेज जरूर कि भाई आपसे मेडिकल होगा, आप कैसे करोगे, तो लेकिन फिर भी एक अपना था लगन, तो उस पर मैं आगे बढ़ी। है बिहार की कुछ बातें जो आप कह रही हैं कि अब बहुत इंटीरियर लाइक अररिया, किशनगंज चले जाओगे, तो ये बात है 2000 मुझे लगता है बहुत करोगे। ये रेवोल्यूशन जो चेंज हुआ 2009 के बाद तो बहुत चेंज हुआ, और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से बेटियां पटना ही पढ़ने, और पटना वाली जो है वो दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद गई। तो माइग्रेशन बिहार से भी होता है, और मुझे लगता है कि अब वो दबाव नहीं है। अब चाहते हैं लोग कि बेटियां पढ़ें, वो आगे बढ़े। इवन अब तो माँ बाप को ये भी समझ में आ गया है कि शादी होगी तो शादी टूट भी जाएगा भाई, तो कुछ पढ़ी लिखी रहेगी तो खुद तो कमा खा पाएगी, ये थॉट भी है, और इस वजह से बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। एक छोटा मोटा वो जो दबाव आप कह लो, रात में नहीं जाओ, पार्टी नहीं करो, तो ये एक कॉमन है जो मुझे लगता है सिर्फ बिहार नहीं, जितने भी मिडिल, हाँ, वहाँ पे है। तो यही है मुझे लगता है शिवानी जी। जी, आपका जैसा कि आप बिहार से हैं बेसिकली, है ना, और उसके बाद एक प्रॉपर वहाँ से फैमिली से जो बिलोंग करते हैं आप, तो आपने जैसी फील्ड अपनी सेलेक्ट करी, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा, कभी किसी ने बोला नहीं कि अरे ये थोड़ा लड़कों वाला काम है, इसमें तुम कैसे मैनेज कर पाओगी, बीइंग विमेन इतना संभाल पाओगे या नहीं? बहुत याद भी करूँ, बहुत लंबा नहीं, लेकिन एक ऑलमोस्ट 2 डिकेड ज़रूर पूरा किया। तो घर में नहीं कहा गया, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप जब सोसाइटी में आते हो और आपकी थोड़ी उम्र कम रहती है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी एज नहीं थी, उस एज में तो लोग पढ़ते हैं। दैट टाइम आई एम नॉट ग्रेजुएट। फॉर्चुनेट है कि मुझे वो रेड क्रॉस में जॉब मिला था। तो आप जब मेल कम्युनिटी के बीच में एक अच्छे खासे ऑफिसर के चार्ज पे आते हो और काम करते हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो मुझे थोड़ा सा लगा, मेरी खिंचाई हुई, लेग पुलिंग हुई, डर्टी पॉलिटिक्स भी हुए। तो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम तो आंसू निकले मेरी भी आंखों से कि ऐसे कैसे बोल दिया समथिंग। लेकिन मैं यहाँ मेंशन करूंगी शिवपूजन बाबू का, एसपी सिंह, रिटायर आईएएस, जो उस समय डायरेक्टर थे रेड क्रॉस बिहार के। तो उन्होंने कहा था कि नेचर ने औरतों को और लड़कियों को बनाया है, तो लोग तुम्हें देखेंगे भी, लोग तुम्हें अप्रिशिएट भी करेंगे, और लोग तुम्हें रुलाएंगे भी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम रोना चाहती हो कि आगे बढ़ना चाहती हो। ही इज माई गुरु लाइक। तो उनका वो बात मुझे हिट किया, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो, लेकिन ध्यान रखना जब तक तुमको गाली नहीं पड़ेगी, जब तक तुमको तुम्हारी निंदा नहीं होगी, तुम कभी काबिल नहीं बनोगी। तो निंदक नियर राखिए। तो मुझे घर से नहीं, लेकिन मुझे समाज में, बिहार में पुरुषों के समाज में जब मैं खड़ी हुई काम की, और जब वो मेरे नीचे काम कर रहे थे क्लर्क असिस्टेंट के हैसियत से, तो तकलीफ मैंने झेली। लेकिन मैं सीखते सीखते सीखी, और मैंने मुकाबला डट के किया, हार नहीं मानी। तो आपकी फैमिली की तरफ से जब आपने ये ज्वाइन किया होगा तो उनका कैसा रिएक्शन था? सब अच्छा था, बट रेड क्रॉस में सैलरी बहुत हैंडसम नहीं होती, फ्रैंकली स्पीक, बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं होती। तो चूंकि माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और उस समय मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही थी। मैं बैंगलोर कर्नाटका एड्स कंट्रोल की जॉब छोड़कर और यूनिसेफ की भी जॉब छोड़कर मैंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया था। तो ये मेरे पापा को थोड़ा खल गया था कि भाई मेरी बेटी काबिल है, अच्छी और सैलरी मिलेगी, आगे बढ़ेगी। वो एक माइंडसेट है ना बिहार का, बिहार से बच्चे आगे जाते हैं तो ग्रो करते हैं। आज भी छोड़ रहे हैं लोग बिहार को, लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब दूसरे स्टेट के लोग बिहार में भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी तो वो एक प्रेशर था कि भाई तुम अब छोड़ो रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस छोड़ के तुम और आगे बढ़ सकते हो, वो प्रेशर था। मेरे काम को लेके कभी कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं था। वेरी चैलेंजिंग जॉब शिवानी जी। कभी कभी रात के 2 बजे मैं आती थी, कभी कभी रात के आप 12 बजे आ रहे हो। लोग जब सर्दियों में शीतलहर जो बिहार की आती है, कोल्ड वेव, अनदर डिजास्टर ऑफ बिहार, तो लोग सोते हैं और हम लोग जाकर रात के 12 बजे निकलती थी गाड़ियाँ भाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ। तो हम लोग कंबल बांटा करते थे, और कभी कभी 200-400 लड़कों के साथ आप निकल रहे हो
फील्ड में आप ये सामान बांट रहे हो, सर्वे कर, तो चैलेंजिंग जॉब था, लेकिन इसके लिए कभी घर में कभी कोई नहीं, दे फील प्राउड। और हर चौथे पांचवें दिन जरूर पेपर में नाम आता था तो बहुत खुश होते थे। बस एक ही बात मेरे पापा को लगता था, ये तुम्हारा नाम ऊपर क्यों नहीं होता था, तुम्हारा नाम नीचे क्यों होता है। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या, मतलब बचपन से आपको क्या ऐसा मोटिवेट किया कि आपको लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? बचपन से नहीं मोटिवेट था ये। बचपन से क्या था कि मैं कहानियाँ बहुत, पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सुनी थी, तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर गोल क्लियर था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। और साथ ही साथ मैं रेडियो बहुत सुनती थी, तो मुझे लगता था कि मैं रेडियो में भी काम करूँगी, ये भी था। लेकिन जब कॉलेज से अभी निकले भी नहीं थे कि हमारे कुछ दोस्त बने, उसमें अमित आनंद जी का नाम लूँगी, तो उसने मुझे बताया कि रेड क्रॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मैंने हेनरी डुनान्ट जी के बारे में पढ़ा और मुझे लगता है कि हर बच्चे को हेनरी डुनान्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। तो वो समझेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य वर्ल्ड वाइड किसी ने खड़ा किया है, द फादर ऑफ रेड क्रॉस। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत मोटिवेट हो गई। मुझे लगा और कुछ नहीं करना है और मुझे रेड क्रॉस में ही काम करना है। और तब से मैं, जबकि मेरे दोस्त निकल गए, सब बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, मैं रेड क्रॉस में रही, प्रमोशन मुझे मिले, इंटरनेशनली मूव हुई, काफ़ी ट्रेनिंग हुई। ऐसी नहीं कहूँगी कि तरक्की नहीं हुआ, नाम भी बहुत हुआ, एप्रिसिएशन बहुत मिला। लेकिन वो एक जो चीज़ होती है कि वो लालसा कि भाई अगर मैं मूव करती हूँ तो मुझे 1.5 लाख तक की जॉब मिल सकती थी, बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकी अपना राज्य और मैं वहीं लगी रही और काम किया मैंने। मतलब एक वो लीडरशिप क्वालिटी और एक वो लीडरशिप वाला जो नेचर रहता है कि हमें एक सोशल फील्ड में करना है कुछ ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं से वो एक मोटिवेशन आपके साथ हमेशा से रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो जब अभी रिसेंटली इंडिया ने इतना बड़ा कोविड फेस किया, पूरे वर्ल्ड ने फेस किया, तो इसमें हम इंडियंस भी काफी सफर हुए। तो आपके लिए वो कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब बहुत, जो आपने पहले देखा था ये उसी से मिलता जुलता कभी कुछ रहा या ये बिल्कुल डिफरेंट था? सब बहुत डिफरेंट। और कोविड में ही मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा था कि लोग कहते हैं ना कि औरतें माँ दुर्गा का रूप होती है। एग्जैक्टली मैंने समझा था, बिकॉज कभी भी छुट्टी नहीं हुई। हम रेड क्रॉस से थे तो रिलीफ ऑपरेशन चलते रहे, 2 साल बहुत काम किया कोविड में। और उस समय ये हो गया कि आपके यहाँ कोई सर्वेंट नहीं आएंगे, तो घर के सारे काम करके गाड़ी आती थी, हम चुपचाप बैठ के गए, रात के 9 बजे 10 बजे आते थे, फिर घर के काम करने होते। तो एक वो पैनिक वाला चीज़ भी था, गर्म पानी से पहले नहाओ, इसको स्टरलाइज करो, समथिंग। तो उस बीच में ये मैंने फील किया कि थकान नहीं होती थी शिवानी जी, क्योंकि ऐसा लगता था डिटरमाइन हो, बिल्कुल इतने सारे काम कर रहे हो। समटाइम आप किचन में सब्जी बना रहे हो और जूम मीटिंग है, तो उधर से आती थी आवाज, दूसरे कली कहते अरे तू अपना म्यूट तो कर दे भाई, आवाज आ रही है, तो समथिंग। और बहुत चैलेंजिंग रहा। और कोविड बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर इंसिडेंट्स, बहुत सारे अर्थक्वेक में और इस सब में काम करने के बाद मैं ये कहूँगी कि कोविड बहुत डिफरेंट था। ये एक ऐसा सिचुएशन था जिससे भारतवासी के पूरी दुनिया उभर गई, लेकिन बहुत कुछ सिखाया कोविड ने। और जितना मैंने काम किया, आई एम वेरी हैप्पी। और उस समय रातों को नींद नहीं आती थी, बिकॉज जब लोग कहते थे कि हमें बेड नहीं मिल रही है, और बेड की बात करो, यहाँ पे हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, बच्चे के लिए दूध नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती थी कि यार उनको मदद चाहिए और आप नहीं पहुँचा पाते थे, बिकॉज हेल्पलेस थे आप। बेड की तो जो हालत थी पूरी इंडिया लेवल पे, वो फ़ोन करते थे और आप बात करो तब तक अगले का फ़ोन आता था कि रहने दो मैम, हमारे वो तो गुजर गए। तो बहुत पैनिक था वो और बहुत दुखद था। लेकिन हाँ, जितना कोविड ने नुकसान किया, मुझे लगता है उसने सिखाया भी बहुत कुछ। सिखाया उसने ये कि फैमिली वैल्यू बहुत है, सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे, आप दूर दूर रह के पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपको जब आप साथ में रहते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें बांट दी जाती हैं। ज्वाइंट फैमिली की वैल्यू तो इस कोविड ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर लोगों ने सीखा तो, कि अब 1 मिनट में एक फैमिली उजड़ जा रही थी, मिनटों में कितने लोगों की सांसें चली गई। तो बहुत से लोगों ने डिसीजन भी लिया कि हम वाइंड अप करेंगे, हम फैमिली के साथ रहेंगे। तो ये अच्छी चीज़ें थी। और कोविड ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत मेहनत भी किया। और शायद कोविड में मैंने भी जाना कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी स्टेमिना है कि मैं इतने सारे काम को मैनेज कर सकती हूँ। तो ये अनुभव रहा मेरा। थ्रू आउट आपकी जो जर्नी रही है, आपने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, है ना? आप इतने लोगों के बीच हमेशा रही, आपने इतने लोगों को सेव किया जी।
कई सरवाइव कर रहे होंगे, कई नहीं कर पाए होंगे। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कहीं कभी ऐसा हुआ कि आप भी एक लो जोन में, डिप्रेशन जोन में आई हो, जब आपको भी ऐसा लगा हो कि मतलब संभालना खुद को मुश्किल? क्या कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा ये है? लोगों के रिलीफ के समय नहीं, लेकिन ये जो लो वर्ड यूज किया आपने, वैसा हुआ था। और वो तब हुआ था, कोसी फ्लड 2008 की बात है। कोसी फ्लड डिक्लेयर किया गया था और मैं नई नई ज्वाइन ही की थी उस समय, तब मैं सुपरवाइज़र थी। और उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन पूरे 1 साल तक चले। वो वाइंड अप करते करते बहुत अच्छा गया, सीखने का समय मिला उसमें। CSK नेगी का नाम लूँगी, जो राजभवन में उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, बहुत अच्छा सपोर्ट था, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बट उसके बाद जैसे ये जो जॉब मैं कह रही हूँ, प्रोजेक्ट वाला होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, राइट? तो मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट का था। उसके बाद वहाँ की एक लॉबी थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, तो वो एक पॉलिटिक्स हुई कि भाई किसी का लड़का ज्वाइन करे और इसको यहाँ से हटाना है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मैनेजमेंट बिल्कुल अगेंस्ट हुई और हमारी सैलरी रुक गई थी पूरे 5 महीने तक। हमारे साथ एक असगर भाई भी काम करते थे, वो फैमिली वाले थे। तो मैं अड़ी रही कि हम तो करेंगे ही, दिल्ली से हम लोगों की सैलरी आती थी। तो एक बार असगर भाई बहुत रोने लगे कि मेरे बच्चे का अब फीस कहाँ से होगा। फिर मैंने कागज पत्तर सब बनाए और राजभवन गई, बातचीत की, तो हमारी सैलरी भी हम लोगों की रिलीज हुई, हमारी जॉब भी फिर से हो गई। लेकिन वो एक समय था, मैंने देखा कि जो लोग मुझे बेटा कहते थे, बेटी कहते थे, सब अगेंस्ट हो गए थे बेवजह। मेरा कोई दोष नहीं था। समाज का ये बुरी महिलाओं को देखना होता है, सिर्फ इसलिए अगर वो आके मांग लेते तो मैं कहती चलो मैं हट जाती हूँ, भाई आप नौकरी कर। लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स कर दी, तो हार नहीं मान सकती थी। तो बहुत लो हुई थी मैं, बहुत रोई थी, बहुत परेशान रहती थी। दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया और ऊपर वाले ने। और फिर उसी जगह पे, उसी पद पे रह के लड़ झगड़ की वो नौकरी से रील एस्टेब्लिश की। और फिर देखो वहाँ तक जर्नी फिर गई, फिर आगे उसमें 2 प्रमोशन भी मुझे मिले। तो वो फेज मैं नहीं भूलती हूँ लाइफ का। मेरी लाइफ का वही फेज था जब मैं बहुत लो हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जी। तो मतलब आपको उस वक्त फैमिली एंड फ्रेंड्स के सपोर्ट से आप अपने आप को मोटिवेट करके फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। ले जा पाई। जी जी बिल्कुल सही। जी जी। ओके। अब आप इतना तो रही हैं बाहर, और आपने बाहर इंटरनेशनल भी काम किया और नेशनल भी काम किया। मीनवाइल आपने लव मैरिज की है, तो ये वाला जोन कैसे पॉसिबल होगा? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली जिनसे मेरी शादी हुई है, विशाल जी, दोनों काम के सिलसिले में ही मिले। वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में थे, हम भी डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो दोनों की मुलाकात वैसे ही हुई। और चूंकि वो गवर्नमेंट में थे, हम रेड क्रॉस में थे, तो ऐसी सच कोई बात नहीं हुई काम के सिलसिले में। सेमिनार, वर्कशॉप, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, मैं अपने स्वैग में थी कि आई एम फ्रॉम रेड क्रॉस, ही इज अपना एक भाई स्वैग था कि मैं भाई गवर्नमेंट से हूँ। तो हमारे ना बहुत नोक झोंक कन्वर्सेशन होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे काम को लेके। और ही इज़ वेरी सॉफ्ट नेचर एक्चुअली। मैं भी सॉफ्ट हूँ लेकिन उतनी नहीं हूँ, रिएक्टिव नेचर है मेरा, फास्ट रिएक्टिव नेचर। तो इसी सिलसिले में हम दोनों की बातचीत होते होते हम दोनों ने एक दूसरे को पहले नहीं कहा, बट हम दोनों के ऑर्गेनाइजेशन ने जरूर डिक्लेयर कर दिया था कि यार तुम दोनों के बीच में कुछ है, वो तुम्हें देखती है, उनको कहा हमारे ऑफिस में कही वो तुमको देखता है। तो ये चलते चलते सिलसिला यहाँ पहुँच गया। तो आई थिंक डेस्टिनी थी ये, और इस तरह से यूपी बिहार का मिलन हुआ कह सकते हैं। हाँ, तो मतलब आप हैं प्रॉपर बिहार से, जी, मतलब जी, बिहारी फैमिली से, और आपके हस्बैंड हैं सिंधी फैमिली से। जी जी जी। हाँ। तो ये 2 बहुत डिफरेंट कल्चर्स का आपस में कनेक्शन बनाना कितना पॉसिबल था? Very difficult, not for me only. I think for विशाल is very difficult because जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि बिहार के लिए एक भ्रांति आज भी बनी हुई है। बिहार की लड़कियां बहुत खराब होंगी, बिहार अरे झगड़ा करा दें समथिंग। ये आई एम शॉक्ड कि आज भी है वो तेज होती है, तेज। और राजपूत का नाम लिया तो अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तलवार थोड़ी निकाल के बैठे रहते हैं हर वक्त राजपूत, लेकिन वो आज भी है। तो सेम विशाल जी की फैमिली के साथ था, वो मुझे देखने आए और मैं इस चीज़ की बड़ी खिलाफ थी। शिवानी जी, मेरे दोस्तों के साथ होता था कि कोई देखने आए एंड मैं तैयार होके आऊँ, तो मैं बहुत इसके खिलाफ थी। बट उस समय जब इनकी फैमिली आई तो मैं ऑफिस ही जा रही थी, वैसे ही मैं थोड़ी सी रेडी होके सलवार कमीज पहन के आ गई। तो बड़ी अजीब सी बात है, विशाल बहुत गोरे हैं, सिंधी बहुत गोरे होते हैं। तो उनको लगा कि मैं विशाल के आगे बहुत ही सांवली नहीं, बिल्कुल रंग हमारा बहुत ज्यादा पक्का रंग कह सकते हैं, काला है समथिंग। तो इस बेसिस पे हुआ कि नहीं भाई हम बिहार के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ,
सब एग्री हो गए। उसका कारण था कि एक तो मैं शादी कर नहीं रही थी, करने वाली नहीं थी, पसंद किया। मेरी छोटी बहन जो थी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, उसने फैमिली को पूरा वो रैपो बनाया था कि इज वेरी नाइस पर्सन, और इनका नेचर भी ऐसा था कि जो भी इनसे मिला था तो मेरी फैमिली इनसे हाईली इम्प्रेस्ड थी, बट इनके परिवार वाले मुझे देख के नहीं हो पाए। एक तो मैं वर्किंग थी और मैं इनसे मिली और उनको रंग मेरा नहीं भाया, बड़ी अजीब सी बात है ये। तो 2 साल लगे और विशाल को ये भी कह दिया गया था कि भाई हम बिहार के लड़के से शादी नहीं करेंगे, बिहार की लड़कियां खराब होती हैं, बिहार की लड़कियां झगड़ा कर देती हैं, फैमिली को अलग कर देती हैं। शायद जो उन्होंने सुना मीडिया के माध्यम से और शायद वो समझे, सीधे लोग हैं, तो उनको यही लगा। और ये इस कारण से विशाल को 2 साल स्ट्रगल करने पड़े थे। हमारी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं थी और 2 साल के स्ट्रगल के बाद खुद उनकी विशाल जी की फैमिली एग्री हुई। फिर उनके पिता का कॉल आया कि भाई दोनों बच्चों के बीच में ऐसा है तो शादी कर लेते हैं। तो फिर मुद्दा वहाँ भी हुआ कि या तो गुरुद्वारे में कर लें, कल्चर दोनों ये तो मैंने कहा नहीं, आप अपने यहाँ बुलाओ तो गुरुद्वारे में करो, चाहे जहाँ करवा लो, आगरे में बुला लो, और हमारे पटना में करोगे तो फिर तो हमारे तरीके से करो। तो फिर वही आए हमारे यहाँ, और जो कल्चर है हमारा उस तरह से बहुत ठाट आन बान से ब्याह हुआ हमारा। और जब उनके यहाँ चले गए तो आज उनके खानदान में मैं सबसे अच्छी बहू मानी जाती हूँ। तो उनकी भ्रांति, एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि अब अगर कोई बिहारी लड़की आएगी तो ये नहीं कहेंगे कि बिहार की लड़कियाँ फैमिली तोड़ देती है, तेज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका अपने लॉज के साथ मतलब कनेक्शन, कल्चर, शादी के बाद कल्चर में आपको काफी डिफरेंस लगा होगा। यस। तो आपको एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा ट्रबल आया नहीं आया? और आप साथ साथ काम भी कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक जब आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी तेज होंगी, आप कितनी भी क्लेवर होंगी, बीइंग अ फीमेल, जब आप दूसरी फैमिली में जाते हैं, दूसरे कल्चर में जाती हैं, तो आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव है तो वो आपके लिए बेस बनाता है। तो विशाल ने वही काम किया। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुआ, गई, शादी अटेंड किया, सब कुछ, तो मैं चुप रहती थी। बहुत ज़्यादा बोलना है, एक मेरा जैसे नेचर है, मुझे लगता है बिहार की लड़कियों में होता है, पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ, कि हम मिक्सिंग नेचर की होते हैं। हमें सबसे बात करना, हंसना, और खास करके जो बुजुर्ग होते हैं उनका रिस्पेक्ट, उनकी सेवा करना हमें सिखाया जाता है। ये एडवोकेसी होती है। तो वो मेरा नेचर था, मैं वो लेके गई, तो वही बांटा मैंने वहाँ पे। डिफिकल्टीज यही था कि थोड़ा समझ में आना। एक लैंग्वेज तो मैं आज तक नहीं सीख पाई तो मुझे लगता था जब दे आर टॉकिंग इन द सिंधी लैंग्वेज तो मैं सुनती तो प्लीज़ हिंदी में बोलो प्लीज़ हिंदी में बोलो। और सास ससुर बहुत सीधे हैं और हर माँ को उसका बेटा लाडला होता है। और जब विशाल अड़ गए इस बात पे कि मैं उसी से शादी करूंगा, तो शायद इसलिए चिढ़ गई होंगी मेरी सासू माँ कि ये कौन सी लड़की है, और बिहार की लड़की उनको बुरी लगने लगी होगी, जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे बेटे ने। तो डिफिकल्टीज मुझे होती, लेकिन चूंकि विशाल ने बहुत सपोर्ट किया तो इस वजह से मुझे कम डिफिकल्टीज हुई हैं। तो जैसे आपने मेंशन किया कि आपको रेडियो वगैरह पे भी आप काफ़ी बार आई, न्यूज़पेपर में आपकी इतनी सारी डिटेल्स आई, इतना सब कुछ आया, तो आपने ये भी मेंशन किया कि आप रेडियो में भी काम करना चाहती थी, आपका ये भी एक जोन था। तो आप हमेशा से एक्टिव रही अपनी उस एक हॉबी को लेकर या नहीं कर पाई? नहीं, मैं शुरू से बहुत बचपन से और रेडियो सुनने की वजह से विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी विविध भारती नंबर 1 पे है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो एक लगाव रहा, दूरदर्शन और रेडियो से जुड़ी रही, उनकी छोटी छोटी गतिविधियों में मौका निकाल कर। आप ये कह सकते हो शिवानी जी कि जिस टाइम में लोग फिल्में देखेंगे, थोड़े से गॉसिप करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मैं बिल्कुल बस वही ऑफिस, पढ़ाई, और फिर जब मौका मिलता तो इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। और वो सिलसिला भगवान ने सुना कि जब मैंने अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया और जब मैं रायपुर शिफ्ट हुई थी आफ्टर कोविड-19 दूसरा फेज जो आया था, तो बस उसी ड्यूरिंग में मैं शिफ्ट हो गई थी, रिजाइन किया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे मैं जब से आपको ये ऑर्कुट क्या था वो ऑर्कुट था उसके बाद फेसबुक, और फेसबुक से फिर वो आपका टिकटॉक आया। तो टिकटॉक एंड रील्स पे मैं एक्टिव रही, वो जर्नी लेके चली, एक अलग सोसाइटी बनी, एक अलग लोग मेरे बने उसमें, और मेरी एक अलग पहचान बनी। तो इंस्टा की वजह से मुझे ए टैप, पता नहीं अभी शायद कुछ दिनों से वो बंद है, पूरे 3 साल मैंने उस पे आरजे की हैसियत से काम किया, अपना ब्रॉडकास्ट चलाया, रेट्रो की भूली बिसरी यादें जो बचपन से सुनती थी जिन गानों को,
और जो सुन के एंकर जो होते थे दूरदर्शन रेडियो के कितना अच्छा बोलते हो, तो मैं वो सुन के बहुत प्यार मिला मुझे उस पे। और लोग जिस दिन मैं नहीं शो ऑन करती थी तो मेरे पास कॉल आते थे तो अच्छा लगता था, और काफी कुछ सीखा मैंने। ये जो आरजे की जर्नी 3 साल की रही, काफी कुछ विंटेज कलेक्शन से सीखा मैंने, रेट्रो सिनेमा के बारे में जाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पर बातें करना, उसके बारे में पढ़ना। तो ये शौक भी, ये पैशन भी मैंने पूरा किया, और स्टिल मैं अभी उस पर चली रही हूँ। तो आपने जब भी रिजाइन किया सेकेंड वेव में, कोविड में, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सफर अब एक एंड पे है, मतलब एक चैप्टर बहुत बड़ा क्लोज? तो उस टाइम आपका मिक्स इमोशंस रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो डिसीजन था शिवानी जी, हम और विशाल शादी के मुझे लगता है कि 1 साल भी नहीं होंगे कि विशाल मूव कर गए रायपुर, मैं बिहार में रही। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी विशाल ने डिसीजन लिया कि भाई मैं यहाँ जा सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे से डिस्कस नहीं किया, तो मैंने भी मना नहीं किया कि भाई करियर पे उड़ान भरने का सबका हक है। तो 5 साल वो यहाँ रहे रायपुर छत्तीसगढ़ में, और मैं 5 साल बिहार में काम करती रही। बट कोविड में मुझे भी कोविड हो गया था, लेकिन तब मैं पहला वैक्सीन ले चुकी थी। फर्स्ट में रेड क्रॉस को वैक्सीन लगी थी तो मैं ले चुकी थी, तो मुझे हुआ। लेकिन विशाल यहाँ अकेले थे और उनको कोविड हुई, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कोविड हुई थी। और वो जो पीरियड था इमोशनल नहीं, मुझे लगा कि फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करियर और आपका पैशन सेकेंडरी मैटर होता है, भले ही पहले उसको रखते हैं। मैं भी एक समय था तो कहती नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है समथिंग। लेकिन जब आप किसी के साथ दिल से जुड़ते हैं, आप जब फैमिली बनाते हैं, तो आपका यही होता है कि वो आपकी प्रायोरिटी है। तब मैं आ नहीं सकी, अकेला वो फेस करता रहा, और बहुत मुश्किल से विद ग्रेस ऑफ गॉड वो रिकवर कर पाए। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे रिजाइन करके अब सेटल होना ही पड़ेगा। तो ये मेरा डिसीजन था, और विशाल ऐसा नहीं था कि वो फोर्स करते थे, कभी भी नहीं। और ये तब मैंने उस समय डिसीजन लिया, बहुत पेनफुल डिसीजन। 16 साल की मेरी जर्नी एक तरह से रेड क्रॉस और जिन जिलों में मैंने काम किया, जिनको स्टैब्लिश किया अच्छे से, तो एक लगाव क्या, एक बहुत अच्छा लगाव। कोई नहीं चाहता था रेड क्रॉस में, स्टिल अभी तक मुझे वहाँ से एनओसी नहीं मिला, मुझे रिलीज नहीं किया गया है, और वो पोस्ट अभी तक वैकेंट है। और जिस जिले के जितने भी सेक्रेटरी चेयरमैन सब बहुत प्यार करते थे। एक कल्चर है शिवानी जी रेड क्रॉस का, बीइंग अ फीमेल यू फील प्राउड। वहाँ आपको डांटा फटकारा नहीं जा रहा है, आपके पास पूरा सम्मान है। तो आज भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा लगता था कि जो काम मैं कर रही हूँ दिखता था समुदाय में कि इनको ये बेनिफिट मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली और प्यार और 2 बच्चे मेरे, जिनकी मैं यशोदा माँ हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरा जो वो करियर का था वो ग्राफ मैंने थोड़ा साइड किया, और अपनी खुशी से मैंने ये लिया डिसीजन कि मैं अब रायपुर में सेटल कर लेंगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ। और यहाँ पे भी करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे लगा कि घर को और बच्चों को और विशाल को दोनों, इन सबको मेरी जरूरत है, और मुझे वो करना चाहिए। और मैंने हैप्पीली इस डिसीजन को लिया। और मुझे लगता है कि यहाँ एक चीज जरूर मेंशन करूंगी कि आजकल ये जो फीमेल में है ना, आप अगर शादी कर रहे हो शिवानी जी, आपने फैमिली बनाई है, तो जेंडर रोल बहुत शुरू से डिफाइन था, आज भी वही है। आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि घर का सारा काम आपका पति देख ले, वेरी रॉन्ग। बीइंग अ फीमेल, नेचर ने मुझे जो बनाया है वो मेल को नहीं मिला है, और शादी की है तो तुम्हारे दायित्व तो बहुत अलग है, मर्दों से अलग है। तो घर को अगर चलाना है तो एक टाइम पे एक फीमेल को तो जॉब छोड़ना ही पड़ता है, उसको घर देखना चाहिए, जरूरी है। आजकल तो अच्छा है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम भी आ गया, तो कोई परेशानी नहीं है। बट अगर आप सोचते हो कि आज यहाँ आज वहाँ, बच्चे भी कर लोगे, आप आया रख लोगे, केयर टेकर भी रख लोगे, लेकिन नहीं, वो नहीं मिल पाएगा जो बीइंग अ मदर आप दे पाओगे, बीइंग अ पार्टनर आप उसको रह के दे सकते हो, अपने प्रेजेंस से दे सकते हो। वो एक आपका हायर किया हुआ स्टाफ नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि ये लाइफ भी आपको जीनी चाहिए, क्योंकि आपने शादी की है, आपने बच्चे डिलीवर किए, तो आपको वो प्यारा है। लेकिन आजकल सुनते होंगे आप भी कि मेरी तो लाइफ खराब हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, मैं तो अपने आप पे टाइम भी नहीं दे सकती। तो लोग खुश नहीं है जो उनके पास नहीं है, बिल्कुल। और ये मैं अपनी सोसाइटी में भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर आपने शादी क्यों किया, आपने क्यों बच्चों को जन्म दिया तो आपका घर संसार है, एंजॉय करो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मेंटली जो नहीं रहते हैं ना फिट, उसका ये नतीजा है कि दी हुई जो हालात हैं, जो मौके हैं, जिनमें खुशियां हैं, आप उसको अवेल नहीं कर पाते।
तो आज कोई मुझे कहता है अरे तुमने 16 साल काम करके छोड़ दिया, डिप्रेशन में चली जाओगी, फलाना, बहुत सी बातें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर के काम करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं भी गुस्सा होती हूँ, तो गुस्सा इसलिए होती हूँ कि ये सुनते नहीं है। एक हाइजीन लेवल है आपका, एक बीइंग अ फीमेल, तो उस पर ये सुनते हैं डांट। अदरवाइज मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं यही कहूँगी कि भाई जब आप शादी कर लेते हो, फैमिली अगर बनानी है, फैमिली लाइफ जीनी है, तो करियर और फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिक्स नहीं कर सकते आप। डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और ये नहीं होगा कि तुम्हारा ही करियर क्यों, मेरा करियर, ये मेरा तेरा जहाँ हुआ वहाँ प्यार इश्क मोहब्बत कुछ नहीं है भाई। और ना ही वो 7 बंधन 7 फेरों वाला बंधन है, वहाँ सिर्फ कंपटीशन है। और आप देख रही होंगी, आप तो खुद ही चैनल चला रही हैं, आप पढ़ती भी होंगी कि आज शायद यही थॉट है जो कहीं ना कहीं कपल को नहीं आगे बढ़ने दिया। जितनी शादियां नहीं हो रही, आई थिंक मुझे लगता है डिवोर्स रेशियो उनसे ज्यादा है। यही शायद रीजन है, क्योंकि आज के कपल्स का ऐसा माइंडसेट भी है कि पहले ऐसा होता था कि शादी कर रहे हैं, हो गई है, तो मतलब हमें पता है कि वी हैव टू मैनेज समहाउ, हमें करना है, मेंटेन करना है, निभाना है। अब ये माइंडसेट बहुत क्लियर है कि अगर नहीं बनी तो अलग हो जाएंगे, कि बहुत मतलब वो इजीली ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल। और लोग, मुझे बहुत लगता है जैसे वायरस इसका भी एक फैला हुआ है कि लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आप अलग होते हो, समझ में आता है कि भाई नहीं कर सकते इतना समझौता। हाँ, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती, तब मैं समझती हूँ। लेकिन इस बेसिस पे अलग होना कि तुम्हारा और मेरा करियर, तुम्हारे फैमिली को नहीं रख सकते, तुम्हारे मम्मी पापा साथ नहीं रहे, ये बहुत मतलब क्या कहें, नैतिक बातें नहीं लगती हैं। ये बहुत ही अजीब सी बातें हैं और शायद लोग इंशाल्लाह इस बात पे सोचें और सुधार करेंगे। आपकी इतनी लंबी जर्नी रही, तो आपको ऐसा लगता है कभी कि जैसे अगर कहीं किसी इमरजेंसी में आपको कॉल आए तो आप वापस जाने के लिए तैयार रहेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फैमिली भी वैसी ही है। और अगर स्टेट क्या, इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी रेड क्रॉस मूवमेंट में मेरी ज़रूरत हुई, बिल्कुल प्रिपेयर रहूँगी, मैं जाऊँगी, खुशी खुशी जाऊँगी। और अभी तक की जितनी भी आपकी जर्नी रही, आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया कहीं, कोई कमी? एक चीज रह गई, मैं बहुत मेरी विश थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुझे मिला होता काम करने का अवसर, रिलीफ ऑपरेशन में जैसा मूवमेंट होता है इंटरनेशनली, वो रह गया मेरा। वो मुझे बहुत था, मेरे काफ़ी दोस्त हैं रेड क्रॉस मूवमेंट में, तो मुझे लगता था कि मैं जाऊंगी तो उनसे भी मुलाकात होगी मेरी वहाँ पे, तो वो रह गया। इंशाल्लाह अभी भी फ्यूचर में मिलेगा, मैं रेड क्रॉस से स्टिल आई एम अ मेंबर ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट, तो अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर शिरकत करूँगी और ज़रूर जाऊँगी। तो काफ़ी काम किया है मैंने, कुछ रिग्रेट नहीं है मुझे। मैं बिहार में क्या, अलग स्टेट में भी की हूँ, तो कम से कम आई एम वेरी हैप्पी। लोग अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है अपनी तारीफ अपनी बुराई खुद ही करनी चाहिए। तो इतना तो है कि स्टेट में एक नाम है, लोग बोलते हैं कि वंदना सिंह बिहार की है और उसने बहुत काम किया है। तो हैप्पी, 16 साल की जर्नी में 3 प्रमोशन, इतने नाम मिल गए, तो मैं खुश हूँ। मैं बिल्कुल रिजाइन करके दुखी नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आपको ऐसा कभी लगता है कि आपको अपना खुद का भी एक एनजीओ या अपनी एक संस्था स्थापित करनी चाहिए जिसके जरिए आप आगे कभी काम करें? बहुत अच्छा सवाल, एकदम दिल वाली बात पूछी आपने। बिल्कुल मुझे लगता है, हम और विशाल डिस्कस करते हैं, विशाल पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा कोई बिजनेस हो, ताकि हमारे पास कुछ अर्निंग भी हो और हम वेलफेयर के लिए सदा से, बचपन से आज भी मुझे लगता है मुझे वेलफेयर के लिए करना है। बस्ती के बच्चे हों या कोई समुदाय जहाँ ज़रूरत है, मोस्ट नीडी जो कहते हैं, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और दूसरा, एक मेरी ज़िंदगी की बहुत अजीज़ हैं, मेरी बेस्टी कह लें, मेरी प्योर सोल, मेरी जो दोस्त हैं, हम एक बदन दो जान आप कह सकते हो, प्रिया मलिक का नाम लूँगी। वो डॉग लवर हैं, बहुत केयर करती हैं, दिल्ली में रहती हैं। वो अपने जॉब से छूटकर 8 बजे के बाद सड़कों पर नजर आती हैं डॉग केयर करते हुए। तो मैं चाहूँगी कि मैं इस लायक हूँ, तो मैं उस राह पे भी कुछ करना चाहूँगी। ये है एनिमल्स और के लिए राम जी की कृपा रही तो ये भी जरूर करेंगे जरूर। बिल्कुल, हमारे विशेष है आपके साथ में। you आप इंस्टाग्राम पे रील्स में काफी एक्टिव है ना, तो आप रेट्रो पैटर्न में ही चीजें करती हैं, तो अभी आप अपनी इसी जर्नी को आगे रखना चाहती हैं, कंटिन्यू? हाँ, मैं इस सोशल मीडिया पे कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और ये जो रील मैं रेट्रो सॉन्ग्स पे बनाती हूँ, तो वो मुझे बहुत अजीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुश हूँ कि जो लोग हैं वो भी मुझे जब कोई डीएम में गाने सजेस्ट करते हैं कि मीना कुमारी जी का ये सॉन्ग आप करें, और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत वो गेटअप लेकर, और जब जो लोग लिखते हैं कि आप मीना कुमारी जैसी लग रही है, वैजयंती माला लग रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बचपन से इनको देखा है, ये आइडियल है मेरे।
तो उसको तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। इसमें मेरे दोनों बच्चे और जो मेरे पति हैं, हस्बैंड कम फ्रेंड, तो उसका भी बहुत बहुत सपोर्ट है। और मेरे ससुराल वाले भी बड़े खुश होते हैं कि भाभी का रील आया, तो वेरी हैप्पी। मैं वही पूछने वाली थी कि आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है सोशल मीडिया, उनको समझती है सोशल मीडिया? हाँ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग तो इंस्पायर होकर रील भी बनाने लगे हैं। मेरी मम्मी भी बहुत खुश है। बस मेरे पापा को कहीं ना कहीं थोड़ा, मैंने उनको अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक किया था। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने किसी लड़के ने डुएट बना दिया, तो कहते ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है पापा, ये डुएट है। मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। लेकिन वो कभी कुछ और नहीं कहा उन्होंने। अभी भी पूछते हैं जब कमरा बंद होगा, अच्छा तुम रील बना रही हो? हाँ, क्योंकि दिक्कत नहीं है। उनके एज के लोगों को सोशल मीडिया मोस्टली समझ नहीं आता। जैसे मेरा पॉडकास्ट मेरी मदर को अभी भी नहीं समझ आता। वो अभी भी यही होती है कि इससे क्या होगा, मतलब एक वो रहता है उनका भी कि जो तुम कर रही हो उससे क्या मिलेगा, मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट, इससे आउटकम क्या है। हैप्पीनेस, वो इनर हैप्पीनेस की ना कोई बात नहीं समझता। इकोनॉमिकली जब डील करने लगता है तो वही बात है, क्या मिल रहा है तुम्हें? हैप्पीनेस, खुशी मिल रही है मुझे। और जैसे मेरी बुआ है ससुराल पक्ष से, तो बहुत खुश होती थी, उनके साथ भी मैंने रील बनाया और वो देखती है, खुश होती है। लेकिन बहुत से लोग हैं, इनको घर में कुछ काम नहीं होता क्या, इनको टाइम कैसे मिलता है, कैसे बना लेते हैं? तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो बहुत स्मार्टली काम करता है। जैसे किचन में काम करते करते भी मैंने कई बार रील बना ली है, मेरा काम भी हुआ, मेरी रील भी शूट हो गई। तो ये स्मार्ट वर्क करता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए मैं अपने घर के काम रोक रही हूँ और मैं अलग से टाइम निकाल रही हूँ, नहीं, कभी ऐसा। और कभी जब हम पार्टी के लिए रेडी होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स ही कॉल करेंगे, आज तू रेडी हुई ना, तू एक रील बना ले। ऐसा है। तो इस तरह से, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही कि लोग इसको इकोनॉमिक लेवल पे डील करते, तब पूछते तुमको मिल क्या रहा है, क्या तुम्हें कोई पेमेंट हो रही है, तब लगता है क्या जवाब दे रहे यार, ये तो खुशी मिल रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है, बस ठीक है। कहीं ना कहीं जब इतना आप मतलब इतना इन्वॉल्व है इंटरनेट में सब चीज में, तो क्रिटिसिज्म भी कभी ना कभी फेस किया होगा। बहुत ज्यादा। तो वो जब कभी स्टार्ट हुआ होगा या फर्स्ट कमेंट कभी ऐसा आया होगा या कुछ नेगेटिव, तो उससे डील कैसे करती हैं आप? शुरू में बोलूं, इसमें भी दोस्तों ने मदद की मेरी। शुरुआत में जो है डिफिकल्ट हुआ था, तब मैंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया था। तो जो मेरे बच्चे हैं अदिति और वंशराज और विशाल ने ही मेरी टिकटॉक पे आईडी बनवाई थी, फोर्स करके बनवाया। तो फर्स्ट टाइम जब कमेंट आया, कुछ पिक्स भी आए वैसे, तो आई एम क्राइंग और मुझे लगा यार ये क्या बकवास है समथिंग। तो जो मेरे दोस्त हैं, एक तो प्रदीप ध्यानी जी का नाम लूँगी, और तो और भी दोस्त हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया का ही है। लेकिन ये जो दो दोस्त हैं मेरे, प्रिया मलिक, प्रदीप ध्यानी, सोशल मीडिया का ही फ्रेंड है बट आज फैमिली कम फ्रेंड है वो। तो उन्होंने समझाया कि भाई ये पार्ट ऑफ सोशल मीडिया का है, आप इसको सीरियसली मत लो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और धीरे धीरे ना पब्लिक कर लो अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने हैंडल करना सीखा शिवानी जी। इतना काम करने के बाद भी सोशल मीडिया में मैं डरी जरूर थी। उसमें जब वल्गर चीजें आती है, फिर उसमें डीएम में आने लगे, आर यू मैरिड, यस आई एम मैरिड, तो कैन बी चैट, कैन बी फ्रेंड, इज वेरी कॉमन, स्टिल अभी तक आते हैं। आप बहुत सुंदर हो, माधुरी दीक्षित हो, ये फलाना, बहुत सी बातें आई। और धीरे 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 वो अब तो इंस्टाग्राम में इतने सारे ला दिए हैं सेटिंग में आपके, वो बहुत सेव कर दिया है। तो अब क्या है, वो जनरल मैसेज की तरफ आप जाते ही नहीं हो। और कमेंट्स शायद ही उस पर मेरे शुरू से वल्गर कमेंट मेरे वीडियो पे कम आए हैं। अब बहुत खूबसूरत ही आया है, लेकिन कमेंट्स बड़े अच्छे आए हैं, ग्रेस ऑफ गॉड की। शायद रेट्रो सॉन्ग में, हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, इसी की वजह से वो उस तरह की मैं करती नहीं हूँ सॉन्ग, तो शायद इसलिए नहीं आते। और हमेशा एक जो कॉस्ट्यूम है, आप जानती हो कि विंटेज जो स्टाइल था वो बहुत बहुत कल्चर था, तो वो एक था, उसकी वजह से लोग एक नाम दे दिया रेट्रो क्वीन, और वो एक डिग्निटी मेरी बनी हुई है। तो वो एक मेरी लाइफ का पार्ट है शिवानी जी, सीरियसली। वो लोग भी पार्ट है और ये जो कम्युनिटी है भी मेरा पार्ट है, मेरी हैप्पीनेस का पार्ट है, एक वर्ल्ड है मेरा, और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को, कि बीइंग इन अ वर्किंग फील्ड ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ वो आपने की है, और उसके बाद आपने इतना ड्रास्टिक चेंज, यू टर्न लिया कोविड के बाद, और आप इस जोन में भी आई और अब आप डिफरेंट लाइफ में हैं बिल्कुल। तो जो लोग चाहते हैं उस फील्ड में काम करना, जो NGOs में जुड़ के काम करना चाहते हैं, आप उनके लिए अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ ज़रूर। एक तो पहले सोशल मीडिया से रिलेटेड ज़रूर कहूँगी कि जितनी भी फीमेल है आज भी स्टिल इनोसेंट होती हैं,
तो सोशल मीडिया से ज़्यादा आप दोस्त बनाएं ज़रूर, उस पर आप फ्रैंकली स्पीकिंग इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, ये सही नहीं है अगर आपको लगता है। और ख़ास करके जो हमारी शादीशुदा महिलाएं हैं, आप अपने कंटेंट अपने वीडियो पे फोकस करें, आप उनको बनाएं, एंजॉय करें, आपकी लाइफ है, किसी और को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल ना दें। और दूसरा, जो लोग एनजीओ में काम करना चाहते हैं, कभी ना सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, हिंदुस्तान वो देश है शिवानी जी कि अगर आप अपने एक जोड़ी कपड़े भी एक जने को भी दान करते हो, वो भी एक एनजीओ का ही पार्ट है, एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, तो आप वो करो। और आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा धन हो जाएगा तब करूँ, नहीं, बहुत देर हो जाएगी। आप हर दिन किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी दिन जाके किसी समुदाय में सफाई करवा दो। एक जना अगर शुरुआत करता है तो पीछे 4 जने जुट जाते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं, राह खुली है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कुछ बड़ा हो जाएगा करूँगा, वो दिन नहीं आता है। लेट्स डू, आप बस स्टार्ट करो तो आपको सर्टिफिकेशन भी बहुत मिलती है। जैसे हमें मिलती है कि किसी को खाना खिलाया, कुछ किया, तो वो ज़रूर करें। और दूसरी बात ये, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप घर में खुश नहीं हैं, किसी बात से आप चिड़चिड़ सी हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो जो आप नहीं कर सकते आप मना कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ससुराल में मुझसे कहा जाए कि तुम मिठाई बनाओ, मैं नहीं बनाती, मैं मना करूंगी कि नहीं, मैं नहीं बना सकती, मेरी हैप्पीनेस नहीं है। मुझे कहा जाएगा कि तुम 15 लोगों का खाना बनाओ, तब भी मैं मना कर दूंगी, बिकॉज मैं नहीं कर सकती। तो उतना अच्छा मत बनिए जितने आप नहीं हो, जितने हो तो आप खुश रहोगे। लेकिन चूंकि आप सेक्रीफाइस करने लगते हो, आप जो नहीं करते हो बोलो कि नहीं करोगे, क्योंकि आप अगर खुश नहीं रहोगे तो कहाँ से खुशी बांटोगे, कैसे घर को स्टैब्लिश करोगे। तो सीखिए, और थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़र हर किसी को करने पड़ते हैं, तो हम भी करें, लेकिन हाँ, आत्मविश्वास की रक्षा करते हुए करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुश रहें, अपने थॉट के साथ जिए। और कभी कभी अगर अपनी फैमिली की वजह से कुछ बड़ा सेक्रीफाइस आप कर रही हैं तो उसके लिए दुख मत मनाइए। आप अगर फैमिली को प्यार कर रही हैं तभी किया ना, वो भी आपकी खुशी है। इस चीज़ को समझे, जस्ट बी योर ओन थॉट, और आप खुश रह के अगर ज़िंदगी को देखेंगी। और अच्छे दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाए, किताबें भी दोस्त हैं। और अपनी हॉबी पे थोड़ी फोकस करनी चाहिए। जो ये हाउस वाइफ तो नहीं कहूँगी, हाउस मेकर कह ले, या जो घर को संचालित करती हैं, तो वो ना अपनी एक जो हॉबी है उसको थोड़ा फोकस करेंगी तो बहुत खुश रहेंगी। सारा दिन काम करके कोई खुश नहीं रह सकता घर का, तो अपनी खुशी पे भी ध्यान देंगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी हिंदुस्तान की महिलाओं की समस्या का समाधान हो जाएगा कि ये मेरा हैप्पी वाला जोन था, मैंने ये किया, चलो अब अगर 5 लोगों का खाना भी बनाना है तो आई एम हैप्पी, मैं रिचार्ज हो चुकी हूँ, मैं कर लूँगी। तो यही संदेश होगा मेरा शिवानी जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बातें आपके साथ शेयर करी हमने। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ इंडिया, कि आप जो कर रही हैं आप उसमें हमेशा आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, और आपका जो एक विजन है अपनी खुद की एक संस्था बनाने का, वो जल्दी पूरी हो और हम सब उसके मेंबर बने और आपके साथ चलें। थैंक यू सो मच शिवानी जी, एंड आई विश इंशाल्लाह आपका चैनल बहुत बहुत आगे बढ़े। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू।